वन नेशन वन इलेक्शन की बातें अब तेज हो गई है और हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सत्ताधार जो पार्टी है लगातार ये बातें शुरू कर दी है। ये बताइए कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बातें शुरू हुई है, ये सरकार क्या दिखलाना चाहती है? सरकार एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है और कुछ भी नहीं है। जो हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की। वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात करते हैं मोदी जी, और वन नेशन वन पेंशन, ओल्ड पेंशन नहीं देते हैं। वन नेशन वन रैंक वन पेंशन नहीं देते हैं। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और ये पूरी तरीके से असाध्य है, नॉन फिजिबल योजना है। क्योंकि देश की आज़ादी के बाद देश में पार्लियामेंट्री और विधानसभा के दोनों चुनाव एक साथ होते थे, और जब वो होते थे तो जब तक तो ठीक चला, विधानसभाओं में बहुमत मिलता रहा, तब तक वो चुनाव एक साथ हुए। लेकिन 67 के बाद ऐसी स्थिति कई जगह आई कि जहां हंग असेंबली हो गई, कई सरकारें अल्पमत में आ गईं, तो वहां चुनाव कराना आवश्यक है। चूँकि संघीय ढांचे की बात है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए उसी संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर का रोना रोया करते थे कि हमारे राज्यों के अधिकार सीमित कर रही है केंद्र सरकार, जबकि कांग्रेस ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे राज्य सरकार असहमत हो। पहले कांग्रेस सभी के साथ चर्चा करती थी, सहमति के साथ कोई कानून बनाती थी। यही कारण रहा कि सहमति सबसे ज़्यादा जीएसटी का विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी थे, और जीएसटी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से लगभग 5 साल लटका रहा। जबकि कांग्रेस, जब भाजपा की सरकार आई तो कांग्रेस ने जीएसटी के लिए अपना समर्थन दिया। जब कांग्रेस जीएसटी ला रही थी तो उसका दर 8 से 12% था, लेकिन इन्होंने 5 सेक्टर में बांटा, 5%, 12%, 10%, 18%। अजीब स्थिति है। जो जीएसटी इन्होंने बनाया उसमें 100 से ज़्यादा संशोधन करने पड़े, क्योंकि नासमझी में ये ऐसे कानून बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बताना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर पे आप चोट क्यों करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ही विकल्प है, तो ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई है जिसके लिए कि बिना इसके कुछ हो ही नहीं सकता? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, इससे पहले नहीं, एक बात बताइए कि क्या आप इसके पक्ष में हैं या नहीं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो शिगुफा है वन नेशन वन इलेक्शन, ये फिजिबल ही नहीं, ये नहीं हो सकता। वो इस वजह से नहीं हो सकता कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, उनके अलग मुद्दे हैं, और जब भी कभी मान लिया कि एक बार अगर फिर से करा दिया गया वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, अब प्रधानमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए कि जैसे किसी विधानसभा में सरकार अल्पमत में आ गई या चुनाव में हंग असेंबली हो गई, तो वो क्या 5 साल तक वैसे ही चलती रहेगी राष्ट्रपति शासन में? अगर ऐसा होगा तो राज्य सरकार का अधिकार छीनेगा, वहाँ का विकास बाधित होगा। तो राज्य सरकारें जो बनती थी वो संघीय स्ट्रक्चर, अभी रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी है उसने एक उसमें सिफारिश की है कि अगर बीच में 2 साल बाद 3 साल बाद अगर कोई सरकार भंग हो गई या अल्पमत में आ गई, तो वहाँ सिर्फ बाकी बचे टेन्योर का चुनाव होगा। मतलब एक बार जब चुनाव होगा तो वो 5 साल के लिए होगा, लेकिन दूसरी बार जब चुनाव होगा हंग असेंबली की स्थिति में, तो सिर्फ 2 साल 3 साल जितना समय बचा होगा वो संघीय ढांचे पर चोट है। अब आप बताइए कि कौन डिसाइड करेगा कि पहले वाला 5 साल के लिए चुनाव हो रहा है, दूसरे वाला? तो एक तरीके से ये राज्यों के अधिकारों को सीमित करने की बात है, और परोक्ष रूप से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार इसका इस तरीके से लाभ लेना चाहती है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल बाद अब चुनाव हो रहा है। मतलब इतने सालों तक उसको अपने कब्जे में लिए रखा नरेंद्र मोदी जी ने। वही सोच है कि वो हर राज्य सरकार को डीस्टेबलाइज करेंगे, जैसा 10 सालों में हुआ है। 14-15 स्टेट की राज्य सरकारों को इन्होंने तोड़ दिया है। सरकारें तोड़ के गिरा देंगे, उसके बाद अपना हो खरीद फरोख्त इनका पेशा है। तो मोदी जी को इन पे पहले
बताना चाहिए। एक तर्क जो दिया जा रहा है कि पैसे बचेंगे, भाजपा के हर नेता कह रहा है कि एक बार जब चुनाव होगा तो पैसा बचेगा। तो पैसा बचेगा तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हमको भारत में लोकतंत्र बचाना ज़्यादा जरूरी नज़र आता है या पैसा बचाना? भाजपाइयों के लिए पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन देश की जनता लोकतंत्र के लिए ज़्यादा चिंतित है और बुद्धिजीवी भी लोकतंत्र के लिए चिंतित हैं। और ये जो लोकतंत्र है हमको बड़ी मेहनत के बाद मिला है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसमें कांग्रेस और पूरे देशवासी एक साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। और ये जिस मातृशक्ति संगठन से आते हैं भाजपा के लोग, वो अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, वो कांग्रेस के आंदोलन को नष्ट करना चाहते थे। तो ये सोचना होगा, एक तरफ जहां राहुल गांधी गरीबों को हक दिलाने की बात करते हैं, वहीं भाजपा के लोग क्या करते हैं? भाई अगर मोदी सरकार या मोदी जी के लोग या भाजपा के लोग गरीबों को हक दिलाना चाहते तो जो आवाज़ राहुल गांधी उठा रहे हैं उसके पक्ष में खड़े हो जाते कि नहीं जी आप कह रहे हैं हम इसको करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, एक तरफ राहुल गांधी गरीबों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं भाजपाई राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी जबान काटने की धमकी दी जा रही है, उनका हश्र इंदिरा जी जैसा होगा इस तरीके से धमकाया जा रहा है। लेकिन और प्रधानमंत्री एक बात बताइए, पूरा करूँगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन है। क्यों वो इसलिए मौन है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उस पर मौन सहमति है और वो एजेंडा के तहत लोग राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं। एक संवैधानिक पद पे बैठे नेता के लिए, राहुल गांधी के लिए इस तरीके की बात की जानी बहुत ही हानिकारक है, घातक है और लोकतंत्र में ऐसी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री अगर इस बात के खिलाफ होते, अगर उनकी इसमें मौन सहमति ना होती, तो वो अपने मंत्रिमंडल में नवनीत बिट्टू जो हैं जिन्होंने ये सब बातें की हैं उनको बर्खास्त कर देते। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार इसकी बातें जैसे मीडिया में आई, समाचार पत्रों में आया, सभी लोग स्टेटस लगाना शुरू किए, लेकिन अभी शीतकालीन सत्र बाकी है, क्या लगता है कि उसमें ऐसा है कि ये भाजपा के प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने अपने लोगों को जोड़ा, एक कमेटी बनाई, उससे आ गया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी उसमें शामिल किया, लेकिन उनसे कोई सलाह ही नहीं ली गई, ना कोई चर्चा की गई। मतलब एक तरफा भाजपा के लोग, तानाशाह मोदी के दिमाग का ये सोच है, फितूर है। उन्होंने इसको कहा कि नहीं जी हमको ऐसे करना है, बस रामनाथ कोविंद जी भी उनके पीछे भागने लगे और कमेटी की अभी तक उस कानून का कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया है। अभी तो ड्राफ्ट ही नहीं बना, तो उस पर क्या बात करें? तो ड्राफ्ट बनेगा, चर्चा होगी। कांग्रेस हमेशा लोगों के सहभागिता से जनता के लिए कानून बनाना चाहती थी। मैं तो ये कहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन की जगह वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ मिशन होना चाहिए, वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। इनको ज़्यादा वन नेशन वन एमएसपी का कानून होना चाहिए। लेकिन मोदी जी को उससे कोई लेना देना नहीं। मोदी जी को गरीब को हक देने की बात नहीं करनी है। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ इस पे बात करनी है जिससे देश के गरीबों के मुद्दों को भटकाया जा सके। मोदी जी अगर इसके लिए वाकई चुनाव में पारदर्शिता की बात सोच रहे होते तो मोदी जी चुनाव में स्टेट फंडिंग की बात करते। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर स्टेट फंडिंग हो जाएगी तो सभी को समान फंड की बात आ जाएगी, तो कांग्रेस का भी फंड समान हो जाएगा, बीजेपी का भी। तो ये जो कॉरपोरेट से चंदा लेके पैसा पानी की तरह बहा के चुनावों को मैनिपुलेट करते हैं मोदी जी, वो नहीं कर पाएंगे और बुरी तरीके से हार जाएंगे। जैसा कि देखा आपने, बनारस की जनता ने उनको इस तरीके से वोट करके, उनको एक तरीके से मोदी जी की नैतिक हार है बनारस में। और पूरे यूपी में जहां वो उनको लगभग 29 सीटों का नुकसान हो गया, एक तरफा पब्लिक ने इनके खिलाफ वोट किया है। अगर दूसरा कोई नेता होता जिसके अंदर नैतिकता बची होती तो वो प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर देता और त्यागपत्र दे देता। लेकिन मोदी जी सत्ता के साथ चिपके रहना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पिछले 10 सालों में जितना भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने किया है और उस सब में मोदी जी इन्वॉल्व हैं,
जैसे ही सत्ता से हटेंगे तो उनको जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वैभव त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर